भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर यह परिचर्चा जो यहाँ पर चल रही है, इसमें मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि मेरे अनुज, मेरे सहयोगी माननीय अनिल दुबे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम कुमार जी, भारत समृद्धि संस्था के महामंत्री धीरज उपाध्याय जी और सभागार में उपस्थित बहनों और भाई, मैं निवेदन करूंगा एक तो आपस में बात मत करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप भगत सिंह के विषय में नहीं जानते होंगे। और थोड़ा क्षमापूर्वक मैं कहूं तो आप ही नहीं, भारतवर्ष के 90-95% लोग केवल भगत सिंह का नाम जानते हैं और उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बिना प्रचार के, बिना किसी पार्टी के, किसी का नाम आज कितने वर्ष हो गए, उनका बलिदान हुए 94 वर्ष हो चुके हैं और उसके बावजूद नाम चल रहा है भगत सिंह का। भगत सिंह के नाम से ही एक इस प्रकार का स्फुरण, इस प्रकार का जोश, इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है जिसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। लेकिन दुख होता है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते रहे हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कहाँ लग रहा है मेला? मैंने तो कहीं मेला लगते देखा नहीं। जो बात कहा था लीला जी ने, उस बात को सही संदर्भ में समझने की बात है। एक विज्ञापन छपता था, वो भी 10 साल से बंद हो गया। न भगत सिंह का, न चंद्रशेखर आजाद का, किसी क्रांतिकारी को याद नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं विषय पर ही बोलूंगा। विषय है भगत सिंह के सपनों, शहीदों के सपनों का भारत। और केवल भगत सिंह की चर्चा करना आज उचित नहीं है, क्योंकि उनके साथ सुखदेव और राजगुरु का भी बलिदान हुआ था। एक साथ इन तीनों लोगों का बलिदान हुआ। मुझे याद आता है जब आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे 1997 में, तो भगत सिंह का पैतृक गांव है खटकर कला, वो भारत में है। भगत सिंह का जन्म जहां हुआ था वह पाकिस्तान में चला गया, लाहौर, लेकिन खटकर कला भारत में है, जो उनका पैतृक गांव है। तो उनके पैतृक गांव में एक म्यूजियम बना हुआ है और वहां पर भगत सिंह से जुड़ी हुई चीजें वहां पर रखी हुई हैं। 50 वर्ष पूरे होने के बाद खटकर कला में एक व्यक्ति, जैसे कोई थोड़ा सा मानसिक रूप से डिरेल हो जाता है या मानसिक मंद बुद्धि जिसको कहते हैं, मंद हो जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति था। वो उस दिन उस म्यूजियम में घुस गया और उस म्यूजियम में जाकर उसने क्या क्या चीजें लूटा। वहां भगत सिंह की राख रखी हुई थी, वहां भगत सिंह के मोजे रखे हुए थे, वहां भगत सिंह की कलाई घड़ी रखी हुई थी और भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के 2 बड़े पुराने पतलून रखे हुए थे। ये सब उठा के वो भाग गया वहां से। और चूंकि कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, कुछ कैमरे लगे थे, कुछ पुलिस ने जांच पड़ताल किया, तहकीकात किया और तहकीकात करने के बाद कुछ दिन के बाद उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा गया तो जब पुलिस वाले उसके घर में घुस रहे थे, भगत सिंह के प्रति ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जो वो मंदबुद्धि व्यक्ति कह रहा था। जानते वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, खबरदार मेरे पास मत आना, मैं भगत सिंह हूं, मैंने सैंडर्स को गोली मारा था, मैं तुमको भी गोली मार दूंगा। इससे बड़ी श्रद्धांजलि भगत सिंह के प्रति कुछ भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अंततः उसको पकड़ा गया, 18 महीने जेल में रखा अकाली दल की सरकार। अरे मैं कहता हूं, अगर भगत सिंह जीवित होते तो कहते इस गरीब आदमी को हमारे चाचा की, सरदार अजीत सिंह की वह पुरानी पतलून दे दो, कम से कम ठंड तो निकाल लेगा ये। लेकिन इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होती भगत सिंह के लिए। एक और बात कहूं मैं आपसे, राजनीति में चाहे धुर दक्षिणपंथी हूं, चाहे धुर वामपंथी हूं, सब लोग भगत सिंह को अपना आइडियल, अपना आइकॉन उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सही है ये बात कि नहीं? यह अकेला व्यक्तित्व है पूरे भारत में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं।
जिसको सब अपना आइकन बताने में जुटे हुए, भगत सिंह को सब अपना आइकन बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो गांधीवादी राष्ट्रवादी उन्हें भगत सिंह की हिंसा से परहेज है, जो कट्टर हिंदू और कट्टर सिख धर्म के अनुयायी हैं उन्हें भगत सिंह की नास्तिकता पसंद नहीं है, और जो आतंकवादी नक्सली हैं वह भगत सिंह के उस लेख से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत आतंकवाद की निंदा की है। तो वह सब इन बातों से सहमत नहीं है, लेकिन भगत सिंह के प्रति सबके मन में सम्मान है, सब भगत सिंह को देखना चाहते हैं। 2008 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे का टॉपिक था महानतम भारतीय, उसका टॉपिक था। आप सोच सकते हैं महानतम भारतीय में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे? इंडिया टुडे की उस सर्वे में जो, अब मैं बोल रहा हूं इस अवसर पर आप नाम बता देंगे अभी जो, लेकिन इसके पहले आपने यह कल्पना नहीं किया होगा, जो 3 लोग थे सबसे ज्यादा वोट, अनिल जी सबसे ज्यादा वोट भगत सिंह को मिले थे। महानतम भारतीय नंबर 1 पर भगत, ये इंडिया टुडे का सर्वे है, मैं नहीं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा वोट भगत सिंह को मिले थे और दूसरी पायदान पर भगत सिंह से बहुत नीचे महात्मा गांधी का नाम था और महात्मा गांधी से थोड़ा नीचे बराबर के टक्कर में उनसे थोड़ा नीचे सुभाष चंद्र बोस का नाम था, बाकी किसी का नाम ही नहीं था। तो भगत सिंह का कोई प्रचार नहीं होता, उसके बावजूद भी भगत सिंह लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। अभी 5 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था लुधियाना में, ट्रांसपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है, उस ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन ने भगत सिंह के भतीजे को, सरदार कुलतार सिंह के बेटे को, सरदार कुलतार सिंह उत्तर प्रदेश के एमपी रहे, सहारनपुर एमएलए रहे, सहारनपुर के एमएलए रहे और वह नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मंत्री थे। तो उनके बेटे को उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया ट्रांसपोर्टर्स ने, उनका अधिवेशन था। और ट्रांसपोर्टर्स से जब पूछा गया कि आपने अपने अधिवेशन में उद्घाटन करने के लिए भगत सिंह के भतीजे को क्यों बुलाया, यह बातें छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, यह बताती है प्रचार करो या ना करो वह लोगों के दिलों पर वही राज कर रहा है। प्रचार करने की इच्छा हो करो, ना इच्छा हो ना करो। जानते हैं ट्रांसपोर्टर्स के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह हमारी सुरक्षा का सिंबल है भगत सिंह की फोटो, हमारे ट्रक के पीछे ये फोटो बनी रहती है और ट्रक केरल से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक हम कहीं भी पार्क कर देते हैं, लोग समझते हैं यह किसी राष्ट्रवादी की ट्रक है और हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसलिए हम भगत सिंह के भतीजे को बुला रहे हैं। भगत सिंह को फांसी हो जाने के 4 साल के बाद हेनरी विलियमसन, जो यहाँ का बहुत बड़ा CID अधिकारी था, उसने जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट से ब्रिटिश सरकार को कपकपी छूट गई थी। उसने रिपोर्ट दिया कि भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह को फांसी हुए 4 साल हो गए, लेकिन बाजारों में सबसे ज्यादा फोटो अगर किसी का बिक रहा है भारत में तो भगत सिंह का फोटो बिक रहा है। तो भगत सिंह की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो भगत सिंह की चर्चा करते हैं तो ये मामूली व्यक्तित्व तो नहीं है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में बम फेंका, उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। फिर इसके बाद 23 सितंबर 1929 को महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा हरिजन में। उस आर्टिकल का शीर्षक था बम की पूजा और उनकी पूजा, और उसमें हिंसा के नाम पर भगत सिंह और उनके सहयोगियों की निंदा की गई थी। भगत सिंह खुद एक लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे भगत सिंह। भगत सिंह ने उसका उत्तर दिया, वह अपने आप में 3 पन्ने का एक दस्तावेज है और उसका नाम है बम का दर्शन। बम की पूजा का उत्तर उन्होंने दिया, फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन। और वह बम का दर्शन 2-3 पेज का है। मैंने त्रिवेणी मिश्रा जी को कहा था कि आज उसको बंटवा दें, लेकिन उसकी साफ कॉपी नहीं थी। तो जो भारत स्मृति का ग्रुप है, उस ग्रुप में उसकी साफ कॉपी मैं डलवा दूंगा और मैं अपेक्षा रखूंगा और प्रार्थना भी करूंगा आपसे कि आप सभी लोग वह बम का दर्शन जो भगत सिंह ने लिखा है उसको अवश्य पढ़िए। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं,
मुझे याद ही है करीब करीब। भगत सिंह ने उसमें क्या लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है कि जहां तक हिंसा और अहिंसा का प्रश्न है, तो हिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा की परिभाषा है कि अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करना। हिंसा की यही तो परिभाषा है। अहिंसा की परिभाषा क्या है? ये भगत सिंह के वाक्य सब बोल रहा हूं। उन्होंने कहा अहिंसा की परिभाषा मानी जाती है उपवास कर ले, अहिंसा की परिभाषा मानी जाती है मौन रह ले, अहिंसा की परिभाषा मानी जाती है आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि जब लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो लक्ष्य की प्राप्ति में यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि उसमें हिंसा वर्जित है, केवल अहिंसा से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगत सिंह ने उदाहरण देके बम के दर्शन में कहा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी तो अस्त्र उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शस्त्र उठाना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा करना, वह कहीं से गलत नहीं है। उसके लिए भगत सिंह ने कहा दोनों तरीके अपनाए जाए, हिंसा का तरीका भी अपनाया जाए, आध्यात्म का तरीका भी अपनाया जाए। और हमारा लक्ष्य क्या है इस समय? बम के दर्शन में भगत सिंह लिखते हैं हमारा लक्ष्य जो है भारत की स्वतंत्रता है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कहा हम एक युद्ध कर रहे हैं। और उसी बम के दर्शन के पर्चे में अपने वह अपील करते हैं भगत सिंह। उन्होंने कहा हमारा सभी राष्ट्रवादी देशवासियों से निवेदन है कि वह इस युद्ध में शामिल हो, निर्भय होकर इस युद्ध में शामिल हो। और यह युद्ध, अब यह लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। भगत सिंह कहते हैं कि यह युद्ध शुरू हो गया है तो यह युद्ध चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक श्रमिक का, मजदूर का, किसान का, उसका शोषण और उत्पीड़न कुछ विशेषाधिकार रखने वाले लोग, चंद लोग इस प्रकार के जब तक करते रहेंगे। भगत सिंह आगे कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्रिटिश हैं, इससे कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्रिटिश भी हैं और भारतीय भी हैं। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत स्वतंत्र हो जाए और वह केवल भारतीय ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा युद्ध यह चल रहा है और यह युद्ध तब भी चलता रहेगा। हम गोरी बुराई की जगह पर काली बुराई ले आने से संतुष्ट नहीं होंगे। यह युद्ध तो चलता रहेगा। तो यह भगत सिंह का दर्शन। जब शहीदों के सपनों का भारत, तो आपको हमें जानना पड़ेगा कि भगत सिंह क्या लिखते हैं, क्या कह रहे हैं भगत सिंह, क्या विचार है भगत सिंह के। भगत सिंह को जब फांसी हुई तो फांसी के पहले प्राणनाथ मेहता, मैं उनकी जीवनी की बातें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो सब लोग जानते हैं। मैं वह बातें बताऊंगा मैंने प्रारंभ में कहा जो उनके विचारों से जुड़ी हुई, क्योंकि भगत सिंह का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। भगत सिंह कहते हैं कि बम तमंचे से क्रांति नहीं आती, क्रांति तो विचारों के, क्रांति की तलवार तो विचारों के शान पर तेज होती है, वह बम तमंचे से नहीं आती है। बम तमंचे का इस्तेमाल हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है। लेकिन प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने वाले व्यक्ति थे 23 मार्च 1931 को। आखिरी व्यक्ति जो मिले हैं भगत सिंह से, उनका नाम प्राणनाथ मेहता था। वह भगत सिंह के बहुत करीबी व्यक्ति थे और उनके वकील भी थे भगत सिंह के। तो उन्होंने भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जब आखिरी बार मिले हैं, उसके पहले 19 मार्च को मिले थे। और 19 मार्च को भगत सिंह से उन्होंने कहा कि हमने लीगली एक मर्सी अपील बनाया है और उस मर्सी अपील में हमने यह कहा है कि इस तरीके से हमारे ऊपर रियायत की जाए, लेकिन उसकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि वह कहीं से भी अपमानजनक नहीं लगेगी। तो भगत सिंह के साथी राजगुरु और सुखदेव काफ़ी उत्तेजित हो गए, जेल के सीट से पकड़ के वह गुस्से में आ गए। तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा प्राणनाथ मेहता जी से, मेहता जी एक अपील तो हम बना चुके हैं, आप कल आइए, कल वो अपील हम आपको वह मर्सी अपील देंगे। उस मर्सी अपील की कुछ लाइनें मैं जरूर पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि अगर वह लाइनें आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप भगत सिंह को समझ नहीं पाए। आदरणीय महोदय, यह मर्सी अपील है भगत सिंह की, जो ब्रिटिश क्राउन से उन्होंने ब्रिटिश तख्त से किया है।
आदरणीय महोदय, सेवा में सबने निवेदन है कि भारत को ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया है, जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया है। हमारे विरुद्ध है, त्रिवेदी जी सुन लीजिए, हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा दोष जो लगाया गया है वह यह है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। यही आरोप था उनके ऊपर। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के बीच में कोई युद्ध चल रहा है। दूसरा यह कि निश्चित रूप से उस युद्ध में हम भाग ले रहे हैं और हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने यह युद्ध छेड़ रखा है। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति की गई है, इसके आगे पूरा नहीं पढ़ूंगा। भगत सिंह आगे लिख रहे हैं, हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि यह युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और भारतीय श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। यह एकाधिकार अंग्रेज जमाए हुए थे उस समय। यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और भारतीय श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या सर्वथा भारतीय ही क्यों न हो। उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियाओं पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौता हो जाए, उससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह युद्ध चल रहा है और यह युद्ध जारी रहेगा। यह मर्जी अपील है भगत सिंह। वह लिख रहे हैं, यह आपकी इच्छा है, आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन लें, परंतु यह युद्ध तो चलता रहेगा। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि आने वाले समय में यह युद्ध एक भयंकर रूप धारण कर ले। यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। मिलाड, हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग लगाया गया है। हम विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें युद्धबंदी मानिए। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा व्यवहार किसी युद्धबंदी के साथ किया जाता है। आखिरी पंक्तियां क्या है मर्सी अपील की? वो लिखते हैं, हम विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने सेना के विभाग को आदेश दीजिए कि वह एक स्क्वाड बुलाए और वह स्क्वाड हम तीनों लोगों को गोली से उड़ाने के लिए सैनिक टोली अपना काम करे और हमें गोली से उड़ा दिया जाए। इस मर्सी अपील को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद प्राणनाथ मेहता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने भगत सिंह के पैर के पास की मिट्टी उठाया, उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और आंखों में उनके आंसू थे और आंसू लिए हुए वह चले गए। इसके पहले एक मिलाई का भी कार्यक्रम होता है, तो मिलाई का कार्यक्रम हफ्ते हफ्ते में होता था। उनकी माँ आई थी मिलने के लिए भगत सिंह। एक पुरानी मान्यता है, अभी भी है, सिख समाज में है, इधर के समाज में भी यह मान्यता है। मान्यता यह है कि छठ का कपड़ा, छठी का कपड़ा जो होता है, अगर वह बच्चे के पास रहेगा तो बच्चे की दीर्घायु हो जाएगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मिलाई का समय लगभग पूरा हो गया था। मिलाई में आमने सामने बैठते हैं। आप लोगों में से कोई जेल में नहीं रहा होगा, मैं रहा हूँ ऐसे आमने, लेकिन मैं किसी से मिला वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है मिलाई में आमने सामने बैठते हैं लोग। तो ऐसे भगत सिंह लाइन में बैठे थे, ऐसे सामने उनकी माँ बैठी थी, तो बार बार वो झोले से वही छठ वाला कपड़ा निकाल रही थी। भगत सिंह ने उसको देख लिया था। फिर मिलाई का एक समय होता है, वह समय समाप्त हो गया। जब समय समाप्त होने लगा मिलाई का, तब जेलर ने कहा कि मिलाई का समय समाप्त हो रहा है। तो उनकी माँ फिर वो कपड़ा छठ का निकालने लगी।
तो भगत सिंह ने अपने माँ से कहा, बेबे जी आप ये क्या कर रही हैं, आप भगत सिंह की माँ हैं, आप इस तरह से अपने को क्यों कमजोर कर रही हैं, मुझे कुछ दिन के बाद फांसी होने वाली है, या छठी का कपड़ा मुझे फांसी से नहीं बचा पाएगा, लेकिन तुम्हारा भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पर चढ़ेगा तो उसे इस छठ के कपड़े की जरूरत नहीं है, वह तो वैसे ही अमर होने जा रहा है। यह भगत सिंह के विचार, वह तो वैसे ही अमर होने जा रहा है। ये छठ का कपड़ा उसकी उम्र को नहीं बढ़ाया, उसकी उम्र तो अमर हो गया, वह तो जो है। तो इस प्रकार के प्रसंग भगत सिंह के साथ। लेकिन भगत सिंह जब कहते हैं कि हम क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्रांति का क्या अर्थ है? भारतीय की संस्कृति में प्रत्येक महीने में क्रांति होती है सूर्य की। यह कहते हैं कि यह वृक्ष की क्रांति हो गई, या अभी मीन की क्रांति हो गई थी, अब मेष की क्रांति होने वाली है अप्रैल के महीने में। और 12 महीने में एक बार जब पूरा पलट जाता है दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य आता है, तब उसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। तो क्रांति तो परिवर्तन को कहते हैं ना, क्रांति तो बदलाव को कहते हैं ना। तो भगत सिंह ने कहा हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम क्रांति की बात कर रहे हैं। और वह कहते हैं हम कैसा बदलाव चाह रहे हैं, हम ऐसा बदलाव चाह रहे हैं। भगत शहीदों के सपनों का भारत की बात हो रही है, तो जानिए वो कैसा बदलाव चाहते थे। भगत सिंह कह रहे हैं हम ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसमें चंद पूंजीपति या कुछ विशेषाधिकार रखने वाले लोगों के पास देश की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा ना हो। आज परिस्थितियां कैसी हैं बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप से बहुत सा ज्ञान ले लिया, व्हाट्सएप से ये भी ज्ञान ले लीजिएगा कि देश की 80% प्रॉपर्टी कितने लोगों के पास है। तो यह शहीदों के सपनों का भारत नहीं है। उन्होंने कहा क्रांति का हम वह परिवर्तन चाहते हैं। और भगत सिंह कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता में हम चाहते हैं कि किसानों की भागीदारी हो, हम चाहते हैं कि मजदूरों की भागीदारी हो। किस लिए चाहते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए चाहते हैं जिससे चंद पूंजीपतियों के हाथ में या कुछ विशेषाधिकार रखने वाले लोगों के हाथ में उनके शोषण का अधिकार समाप्त हो जाए। और इस राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भगत सिंह कहते हैं, मैं उनके विचारों की बातें ज़्यादा करूँगा, इस राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भगत सिंह कहते हैं कि हमें संघर्ष करना होगा। इन लाइनों को ध्यान से सुनिएगा, भगत सिंह की पंक्तियां हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, और संघर्ष के लिए एकजुटता जरूरी है, और एकजुटता के लिए आत्मीयता जरूरी है। अगर आत्मीयता आपस में नहीं है तो एकजुट नहीं रह सकते। संघर्ष के लिए एकजुटता जरूरी है, एकजुटता के लिए आत्मीयता जरूरी है, और आत्मीयता के लिए एक लक्ष्य के प्रति सैन्य जैसा समर्पण भाव, एक लक्ष्य के प्रति सैन्य जैसा, सेना जैसा समर्पण भाव। तो अगर यह हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए। तो अगर यह हम नहीं कर सकते तो हम संघर्ष नहीं कर सकते, और संघर्ष में हम उस प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। भगत सिंह ने क्यों गोली चलाया था सैंडर्स पर, उसके पीछे भी मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग इस बात की जानकारी तो रखते हैं, लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई गई थी 20 अक्टूबर 1928 को। क्या हुआ था 20 अक्टूबर 1928 को लाहौर में? क्यों लाला जी पर लाठियां चलाई गई थी? 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया था ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। यह जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए कि भारत के पहले ट्रेड यूनियन का गठन जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर आज कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया है, तब ये कांग्रेस ने इसकी स्थापना किया था। AITUC बाद में इसीलिए कांग्रेस ने इंटक बनाया। AITUC के संस्थापक अध्यक्ष थे लाला जी। साइमन कमीशन क्या कर रहा था? साइमन कमीशन कुछ मजदूरों के कानूनों में परिवर्तन कर रहा था। जैसे अभी कुछ कोड, श्रमिक कोड बदल दिए गए हैं, तो इन कानूनों में परिवर्तन कर रहा था। और वो जो बिल पेश किया गया, एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बिल, एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। यह दोनों साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आए थे।
लाला जी चूंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नेतृत्व में वो प्रदर्शन हुआ और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस स्कॉट ने लाठियां चलाया। डीवाईएसपी सैंडर्स उनके साथ था और इतना बर्बर लाठीचार्ज किया स्कॉट ने कि लाला जी के अंततः 17 नवंबर 1928 को उसी लाठियों की चोट के कारण से उनका देहांत हुआ। जब लाला जी का देहांत हुआ तब वहाँ पर लाहौर में, चूंकि लाला जी की हालत खराब थी तो लाहौर में ही सब लोग थे, तो वहाँ भगत सिंह तो थे ही, चंद्रशेखर आज़ाद भी थी, वहाँ पर दुर्गा भाभी भी थी, सुखदेव भी थी। और अगले दिन जो मीटिंग हुई वह मीटिंग दुर्गा भाभी ने उसकी अध्यक्षता की और उसी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा और यह वहाँ पर सौगंध लिया इन लोगों ने कि हम 1 महीने नहीं गुजरने देंगे। 17 नवंबर 1928 को लाला जी पर लाठी का निधन हुआ है और ठीक 1 महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को गोली मार दी गई लाहौर के कोतवाली पर, उसका बदला ले लिया गया। यह घटनाक्रम क्यों हुआ? मैंने आपको बताया, यह भी मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला था, यह भी किसानों से जुड़ा हुआ मामला था और उसका जो रूपरेखा बनाई गई इतने बड़े कांड में कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य हुआ, केवल 4 लोग थे वहां, केवल 4 लोग थे। चंद्रशेखर आजाद थे, शिवराम राजगुरु थे, भगत सिंह थे और जयगोपाल नाम के क्रांतिकारी थे। सबका काम बटा हुआ था। भगत सिंह को गोली चलाना था स्कॉट पर, भगत सिंह चूक जाते तो उनको कवर भी देना था और शिवराम राजगुरु को गोली चलाना था स्कॉट पर। चंद्रशेखर आजाद को इन दोनों को निकाल के ले जाना था, क्योंकि पहले तो गोली चलाना बड़ी बात थी कोतवाली के दरवाजे पर और फिर वहां से बचा के निकल जाना यह और बड़ी बात थी। वह काम चंद्रशेखर आजाद को दिया गया, लेकिन स्कॉट कौन है, कब आएगा, उसके पहचान का काम जयगोपाल को दिया गया था। और कितने अच्छे ढंग से यह काम हो रहा था। जयगोपाल लाहौर कोतवाली के गेट पर आते हैं और एक प्रकार का प्रहसन करते हैं कि उनकी साइकिल की चेन उतर गई और वो साइकिल को स्टैंड पर खड़ी करके चेन चढ़ाने लगते हैं। दरअसल वो चेन खुद उतार देते हैं और खुद चढ़ा रहे होते हैं और वो चढ़ती नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र कोतवाली के गेट पर है कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस बाहर जब निकलेगा अपनी मोटरसाइकिल से तो उनकी चेन चढ़ जाएगी और वो साइकिल पर जैसे ही बैठेंगे भगत सिंह समझ जाएंगे कि स्कॉट बाहर आ रहा है। वो इशारा था। तो जयगोपाल जैसे ही उनकी चेन चढ़ा लिया जयगोपाल ने और जयगोपाल साइकिल पर अपने बैठे, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु अलर्ट हो गए। अब शिवराम राजगुरु कौन है पहले वह सुन लीजिए। शिवराम राजगुरु एक बड़े गरीब परिवार में महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। जो लोग कभी गए होंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से, तो पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाते हुए मिडवे एक गांव पड़ता है, उसका नाम ही आज की तारीख में है शिवराम राजगुरु नगर। मुझे नहीं मालूम पहले उसका क्या नाम था, लेकिन अब नाम ही है शिवराम राजगुरु नगर और वहाँ राजगुरु की प्रतिमा लगी है, बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है बस स्टैंड पर। तो इनके पास खाने पीने के लिए भी इनके परिवार के पास कुछ नहीं था। यह किसी ने बताया कि काशी में कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि अगर वहाँ कोई चला जाए तो उसको खाना भी मिल जाता है और रहने को भी मिल जाता है, संस्कृत पढ़ने को मिलता है। लेकिन तो राजगुरु ने कहा हम संस्कृत पढ़ने की क्या दिक्कत है, खाने को तो मिलेगा। और वह बिना टिकट वहाँ से महाराष्ट्र से चल के काशी आ गए और काशी में एक अखाड़े में जाना शुरू कर दिया। इधर सचिंद्रनाथ सान्याल उन अखाड़ों को चलाते थे और उन्हीं अखाड़ों के माध्यम से वह एक क्रांतिकारी दल का गठन कर रहे थे। उसी अखाड़े में सचिंद्रनाथ सान्याल से मुलाकात हुई इनकी, शिवराम राजगुरु की, और वह HSRA में आ गए। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, पहले एसोसिएशन था, चंद्रशेखर आजाद ने उसका नाम आर्मी कर दिया था क्योंकि वो कमांडर इन चीफ थे उसके। तो शिवराम राजगुरु इस प्रकार से क्रांति में आए थे। तो जब जयगोपाल ने चेन चढ़ा लिया तो शिवराम राजगुरु और भगत सिंह ने कहा, अलर्ट हो गए। और जब मोटरसाइकिल बिल्कुल सामने आई तो राजगुरु ने कहा कि भगत सिंह या तो सैंडर्स है, स्कॉट नहीं है। सैंडर्स डीवाईएसपी था। भगत सिंह ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने भी लाला जी पर लाठियां चलाई थी। और भगत सिंह ने बिल्कुल सामने जाके पिस्तौल से उसको वहीं भून दिया, वो गिर पड़ा, खत्म हो गया। उसके बाद
राजगुरु ने भी अपनी गोलियां उस पर खाली कर दी। उसके बाद चानन सिंह नाम का एक पुलिस का हेड कांस्टेबल था, 6 फीट 2 इंच हाइट थी चानन सिंह की। चानन सिंह इन लोगों का पीछा करने लगा, दौड़ाने लगा इन लोगों को। यह लोग डीएवी कॉलेज की दीवार कूद के निकल गए। चंद्रशेखर आजाद चानन सिंह के सामने आके खड़े हो गए और चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं 2 कारणों से गोली नहीं चला रहा। और पहला कारण यह है कि मैं हिंदुस्तानियों पर गोली नहीं चलाता, लेकिन दूसरा कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के पास गोलियां कम होती हैं, पैसे नहीं है गोली खरीदने के लिए, इसलिए हम अपनी गोली वेस्ट नहीं करते हिंदुस्तानियों पर। लेकिन चानन सिंह ने उनकी बात सुना नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने लिबलिबी दबाया और एक गोली में ही उसका काम तमाम हो गया चानन सिंह का। वहाँ पर इसको वो लेके निकल गए। लेकिन जब सवेरे स्कॉट उठा तो पूरे लाहौर की सड़कों पर उर्दू में और अंग्रेजी में पोस्टर लगे थे। जानते हैं क्या पोस्टर लगे थे? या बता लो क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, इसको समझिए। भगत सिंह को ऐसे मत समझिए। जो पोस्टर लगे थे, पोस्टर जानते क्या लगे थे? हाँ, हम स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स सामने आ गया तो हमने उसको मार दिया है और स्कॉट को मार के हम लाला जी की हत्या का बदला लेंगे। यह पोस्टर पर लिखा हुआ था। इन पोस्टरों को पढ़ने के बाद स्कॉट इतना घबरा गया कि अगले दिन वो लाहौर से दिल्ली भाग गया। और दिल्ली में जाके स्कॉट ने कहा, अब मैं लाहौर वापस नहीं जाऊंगा। ब्रिटिश तख्त से उसने अपील किया कि हमको तुरंत इंग्लैंड वापस बुला लिया जाए, अब हम इंडिया में नहीं रह सकते। उसको बहुत समझाया बड़े अंग्रेज अफसरों ने। उसने कहा, हमें कुछ नहीं समझ में आया, अब मैं जाऊंगा ही नहीं लाहौर, मुझे तो इंग्लैंड तुरंत वापस भेजो। उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। यह भी जानकारी बड़ी उत्सुकतापूर्ण होगी, दिलचस्पी आप लोगों में होगी कि स्कॉट का क्या हुआ। जानकारी है आप लोगों को? नहीं जानकारी है। स्कॉट का क्या हुआ? स्कॉट लंदन चला गया। वहाँ रात को घर पे सोते सोते उठ जाता था और कहता था, भगत सिंह आ रहा है, भगत सिंह आ रहा है। और ऐसा करते करते स्कॉट पागल हो गया। जब स्कॉट पागल हो गया तो उसको लंदन के एक पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। और लंदन के पागल खाने में जो कोई नया अफसर आता था पागल खाने का दौरा करने के लिए, जानते हैं स्कॉट उससे क्या कहता था? उससे कहता था, तुम स्कॉट हो, मैं भगत सिंह हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भगत सिंह के प्रति श्रद्धा के इन शब्दों को आप कल्पना कर सकते हैं? आपको कल्पना है कि एक आदमी के नाम की थर्राहट कहाँ तक गूंज रही थी कि स्कॉट पागल खाने में कहता था, मैं भगत सिंह हूँ और तुम स्कॉट हो, सामने मत आना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कुत्ते की मौत मरा पागल खाने में। स्कॉट कुत्ते की मौत मरा है, जैसे कुत्ते पागल खाने के अंदर मरते। जिसने लाला जी पर लाठियां चलाई थी, वो कुत्ते की मौत पागल खाने में मरा। सैंडर्स को यहाँ मारा गया। लेकिन यह सब उद्देश्य इनका था मजदूरों के लिए, किसानों के लिए उस बिल को रोकना। 8 अप्रैल 1929 का दिन क्यों तय किया गया था? 8 अप्रैल 1929 का दिन इसलिए तय किया गया सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए, क्योंकि उसी दिन वो बिल पार्लियामेंट में रखे जाने थे। पार्लियामेंट में उसी दिन वो बिल रखे जाने थे। और उस बिल को रोकने के लिए जब इन लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब भगत सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि पार्लियामेंट में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाके हम लोग बम फेंकें। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसकी अनुमति नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके भाई अनुमति नहीं देते। कमेटी ने इसकी अनुमति नहीं दिया। उस समय उसमें सुखदेव नहीं थे। बाद में सुखदेव ने इसमें हस्तक्षेप किया और सुखदेव ने कहा कि भगत सिंह की इच्छा का सम्मान किया जाए, और अंततः फिर ये बात मान ली गई और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए गए 8 अप्रैल 1929। क्योंकि वो बिल जो मजदूर विरोधी बिल थे, जो किसान विरोधी बिल थे, वो बिल उस दिन पार्लियामेंट में पेश होने वाले थे। और यह लोग शांति से वहाँ गए। इन्होंने 2 बम वहाँ पर गिराए थे। चंद्रशेखर आजाद भी वहीं बैठे थे। दर्शक दीर्घा में चंद्रशेखर आजाद भी उपस्थित थे, जिनको कोई नहीं पहचान पाया। वो अंत तक बैठे रहे। अंत तक मतलब जब तक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया लिया, तब भी वो वहीं थे और उनके आंख के सामने वो लोग गए। फिर चंद्रशेखर आजाद वहाँ से चले गए। लेकिन जब उन्होंने बम फेंका तो जैसे ही बम फेंका, कुछ लोग मेज के नीचे छिप गए, कुछ
कुर्सी के नीचे दुबक गए, जिसको जहाँ भगदड़ मच गई। यह भी इतिहास का एक तथ्य है, या जानकारी आपके लिए दिलचस्प होगी कि 5 लोग ऐसे थे सेंट्रल असेंबली में जो अपनी कुर्सी से हिले नहीं थे, जिनके अंदर कोई डर नहीं व्याप्त था। 5 ऐसे व्यक्ति थे जो सेंट्रल असेंबली में बैठे हुए थे अपनी जगह पर। दर्शक दीर्घा में भी लोग भाग गए थे। दर्शक दीर्घा में केवल 2 आदमी थे जो बैठे हुए थे, भगत सिंह और बटकिशोर दत्त के अलावा चंद्रशेखर आजाद, मैंने बताया, जो थोड़ी डिस्टेंस पर बैठे हुए थे। और भगत सिंह के ठीक पीछे आसफ अली साहब बैठे थे। आपने नाम सुना होगा अरुणा आसफ अली का, वो लीडर थी कांग्रेस की। आसफ अली बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो भगत सिंह के ठीक पीछे बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में। उन्हीं ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख से सब देखा था। आसफ अली साहब, जो 5 आदमी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनके नाम भी इतिहास के झरोखे से हम लोगों को जानना चाहिए। उसमें विठल भाई पटेल थे, जो स्पीकर ही थे। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू थे, नंबर 2। नंबर 3 उसमें केलकर थे। नंबर 4 उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और नंबर 5 नाम जो है वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास का यह तथ्य है कि 5वां व्यक्ति वही था जो वहाँ बैठा हुआ था, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये 5 लोग अपनी कुर्सी से हिले नहीं थे, न भागे थे न हिले थे, अपनी जगह पर ये लोग बैठे रहे थे। भगत सिंह ने इसका उल्लेख किया है अपने बहस में, जब कोर्ट में उन्होंने बहस किया। उन्होंने कहा, मिलाड, हमने बम फेंका, और हमने क्यों बम फेंका उसकी बात अभी हम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने बम फेंका, किस उद्देश्य से फेंका, वो उद्देश्य अगर हम नहीं समझेंगे तो बम फेंकना कोई मायने नहीं रखता। भगत सिंह कहते हैं, अगर उद्देश्य को किनारे रख दिया जाए तो जो टैक्स वसूलने वाला इनकम टैक्स का अधिकारी होता है उसको चोर डकैत माना जाएगा। भगत सिंह कहते हैं कि अगर उद्देश्य को किनारे रख दिया जाए तो जो पुलिस का सिपाही है, जो सेना का सिपाही है, उसे हत्यारा माना जाएगा। भगत सिंह कहते हैं कि संख्या जहर है, संख्या चूहे को खिलाना अपराध नहीं है, लेकिन संख्या मनुष्य को खिलाया जाए तो वह अपराध है। इसलिए वह कहते हैं कृत्य पर महत्वपूर्ण नहीं होता, उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। वही संख्या चूहे को खिलाने पर अपराध नहीं बनता, लेकिन वही संख्या अगर मनुष्य को खिला दिया जाए आटे में मिला तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। बहुत अच्छी बहस है भगत सिंह की, वो पूरी बहस भी मेरे पास है, एक एक शब्द है भगत सिंह की बहस के। और भगत सिंह कहते हैं, मिलाड, मुझे मालूम है कि आप मुझे सजा देने वाले हैं, मुझे यह भी मालूम है कि आप सजा पहले से तय कर चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ जिससे देश की जनता तक मेरी बात पहुँचे। भगत सिंह कहते हैं कि अगर मुझे बम फेंकना होता किसी को मारने के लिए तो मैं आसानी से नीचे बैठे हुए लोगों को मार सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि नीचे बैठे हुए लोगों में 5 सम्मानित लोग भी हैं, जो नाम मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि इन सम्मानित लोगों के ऊपर मैं बम नहीं फेंक सकता था। और वैसे भी बम फेंकने के लिए भगत सिंह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों को एक बार फिर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो शब्द वहाँ बोले उन्हीं के शब्दों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मैंने ट्रेड यूनियनों को संगठित किया। ये सब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, मजदूरों की, किसानों की। वह कह रहे हैं मैंने ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान दिए, शांतिमय प्रदर्शन किए, यही सब तो करते हैं मजदूर लोग। मैंने ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए, शांतिमय प्रदर्शन किए, पर श्रमजीवियों तथा मेहनत कशों के शोषण पर स्थापित इस पूंजीवादी समाज के कर्णधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि असेंबली में बम धमाका किया जाए। यह विचार मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुआ? भगत सिंह लिखते हैं, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यही सोचकर मैंने असेंबली में बम गिरा दिया। जो बम गिराया भगत सिंह और बटकिशोर दत्त ने, तो कुछ पर्चे भी फेंके थे। उन पर्चों पर लिखा था हिंदुस्तान, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त करने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों का बलिदान देना अनिवार्य हो जाता है।
इसीलिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। यह पर्चा उन्होंने, भगत सिंह ने जो गिराया, यह पर्चा बताता है, उनके उद्देश्य को बताता है। तो इस पर्चे को की दृष्टि से मैं आपसे, चूँकि भगत सिंह को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, इसलिए नहीं, सचमुच समय नहीं है। आगे से मैं अभी आयुष को कह दे रहा हूँ कि आगे से मुझे अपने कार्यक्रम में मत बुलाइए, क्योंकि मैं कहीं और पर भी लोगों को बता सकता रहा भगत सिंह के लिए। तो भगत सिंह के बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े शायर थे। भगत सिंह की कुछ पंक्तियों को के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं, समाप्त करूं। शहीदों के सपनों का भारत बताने के लिए भगत सिंह के और भी कुछ विचार मैं आपको बताना चाहता था, जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। एक वातावरण होता है, आप भी स्वीकार करेंगे, वो वातावरण नहीं है यहाँ पर। अशफाक उल्लाह खान ने लिखा, भगत सिंह को आप तब समझेंगे जब आप इन पंक्तियों को समझें। अशफाक उल्लाह खान ने लिखा, बुझ दिलों को सदा ही मौत से डरते देखा, गो की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। जो आदमी जो है केवल शरीर से जिंदा नहीं रहता, बुझ दिलों को सदा ही मौत से डरते देखा, गो की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा, मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्ते मौत पर भी खेल ही करते देखा। तो तख्ते मौत पर खेल करने वाले थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। किसको पहले फांसी हुई थी, कभी आपने इसकी कल्पना किया है? तीनों को एक साथ तो नहीं हुई थी फांसी। पहले भगत सिंह को फांसी हुई, पहले सुखदेव को फांसी हुई, कि पहले राजगुरु को फांसी हुई? इस पर भी फांसी के तख्ते पर विवाद हो गया था। जब ये जा रहे थे, तब जाते हुए इन्होंने मस्ती भरे तराने गाए थे। जब जेल की कोठरी से ले जाया गया, 12 घंटे पहले फांसी दी गई। अभी उस चर्चा का समय नहीं है, इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 12 घंटे पहले जब उनको फांसी दी गई, तो फांसी के पहले तराने गाते जा रहे थे। क्या तराने गाते जा रहे थे? दिल से न जाएगी, ने हुआ नहीं गा रहे थे, दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, क्योंकि वो मौत का फंदा चूमने जा रहे थे। ये भगत सिंह की अपनी पंक्तियां हैं। दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, खुशबुए वतन। ये तराने गाते हुए जा रहे। और जब वहां पर जेलर ने कहा, मसीह नाम का एक जल्लाद लाया गया था, क्योंकि लाहौर जेल के सभी जल्लादों ने मना कर दिया था कि हम फांसी नहीं देंगे। शाहिबाबाद से मसीह नाम का एक जल्लाद लेके आया गया था। तो वह जल्लाद भी जानता नहीं था कि भगत सिंह को फांसी देनी है। उसको तो कहा गया था किसी को फांसी देनी, लेकिन जब लाया गया तो वो मजबूर हो गया। फिर तो मसीह ने पूछा कि सबसे पहले किसको फांसी देनी। तो तीनों लोग आपस में झगड़ने लगे कि हमको दे दीजिए फांसी, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। सुखदेव ने इसका बहुत अच्छा सलूशन दिया था। सुखदेव ने क्या सलूशन दिया? उन्होंने कहा कि मैं 15 मई 1907 को पैदा हुआ, भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को पैदा हुए हैं, और राजगुरु 24 अगस्त 1908 को पैदा हुआ। तो जो सबसे पहले पैदा हुआ वो सबसे पहले चला जाएगा। इस पर सब चुप रह गए, और सुखदेव ने सबसे पहले फांसी का फंदा चूम लिया और अमरत्व प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर भगत सिंह को, और तीसरे नंबर पर राजगुरु को इस प्रकार से फांसी हुई। क्या उम्र थी इनकी? 23 साल की। भगत सिंह का अगर आप साहित्य पढ़ना चाहें, उनका लिखा हुआ, जितनी ऊंची ये डेस्क है, इतनी किताबें तो मेरे पास रखी हैं भगत सिंह की लिखी हुई। 23 साल का लड़का इतना कितना लिख सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? जो है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है, सचमुच जानना चाहते हैं भगत सिंह कौन है, राजनीति से अलग हटके केवल भगत सिंह को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए साल भर भी संगोष्ठी कम पड़ेगी। भगत सिंह पर जितनी चर्चा हो वह अपने आप में कम होगी। उन्होंने जेल की दीवार पर 10 बाई 8 फीट की जेल थी, 6 फीट 2 इंच भगत सिंह की हाइट थी। बमुश्किल वो अपनी कोठरी में लेट पाते थे। उनकी कोठरी में घास उगाई थी, कच्ची कोठरी थी भगत सिंह की। टूटी हुई चारपाई, आपने अगर वो फोटो देखा हो, वो असली चित्र है। टूटी हुई चारपाई, उस पर भगत सिंह रहते थे।
उन्होंने कोयले से जेल की दीवारों पर जो लिखा है वह पंक्तियां आपको पढ़ के सुना रहा हूं केवल। खुद भगत सिंह ने जो कोयले से लिखा, उन्होंने लिखा है, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, मतलब नए नए तरीके क्या है परेशान करने के, यातना देने के। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें शौक है। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें शौक है। देखें तो सितम की इंतहा क्या है कि कितना सितम आप ढा सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। आगे लिखते हैं, रुला देने वाली पंक्तियां हैं। कोई दम का मेहमा हूं मैं, दम मतलब कुछ क्षणों का, कोई दम का मेहमा हूं मैं ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुस्ते खाक है फानी रहे रहे न रहे, ये मुस्ते खाक है फानी रहे रहे न रहे। दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, खुशबुए वतन आएगी। अपनी बात को मैं विराम दूं। भगत सिंह ने विवाह नहीं किया था, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, क्योंकि भगत सिंह पर चर्चा करते समय कम से कम मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उसी माहौल में पहुँच गए। तो उनकी माँ उनकी शादी करना चाहती थी। वह गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आए थे, कानपुर में पत्रकार थे। एक उनकी माँ को पता चल गया, किसी ने बताया माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी माँ का 1975 में निधन हुआ है सहारनपुर, 1975 तक जीवित थी उनकी माँ। तो जब किसी ने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो माँ को बहुत चाहते थे, तो वो चले गए। लेकिन जब देखा माँ की तबीयत ठीक ठाक है, तो भगत सिंह ने उसी समय अपनी माँ को एक कविता, बहुत बड़े लेखक थे भगत सिंह, शायर थे, इस कद्र वाकिफ है, अपनी माँ को जो कहा वही आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। इस कद्र वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कद्र वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क जो लिखना चाहूँ इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। इस कद्र वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क जो लिखना चाहूँ इनकलाब लिख जाता है। ऐसे इनकलाबी को नमन करते हुए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भगत सिंह का दिया हुआ नारा हम लोग लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद।